वेलकम बैक टू योर आर्म रेसलिंग चैनल आर्म रेसलिंग टॉक। आज का टॉपिक है वो है आर्म रेसलिंग एंड इंजरीज। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो जो है ये समझ लो एक कनेक्शन है मेरे आगे के सारे वीडियो से। एक बेस, जैसे एक बिल्डिंग का एक बेस होता है, उस बेस के बिना आप वो बिल्डिंग बना नहीं सकते हो, उसी तरीके से ये एक बेस है। अगर इधर का अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो जाता है तो आगे के वीडियोस आप इजीली समझोगे। एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है और आगे के जो भी वीडियोस है उससे रिलेटेबल भी होगा। तो जो भी बेस है वो मैं ये वीडियो में कवर करूंगा, तो ये वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। आज का जो मुद्दा है आर्म रेसलिंग एंड इंजरीज। सो बेसिकली इंजरीज कैसे होता है आर्म रेसलिंग में, क्यों होता है, रीजन क्या है, कहाँ होता है, ये सब चीज़ें हम आज एक बेस देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो लगे रहो। और मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि माइंडसेट बना लो, ये वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है, क्योंकि एवरी पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी कनेक्टेड होने वाला है। सो ध्यान से सुनना एवरी स्टेप, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ तो आप सीख के जाने ही वाले हो। सो बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखना, कहीं पर भी स्किप नहीं करना। थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन स्किप नहीं करना, लगे रहना है वीडियो पर, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो पर डायरेक्ट, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो आर्म रेसलिंग एंड इंजरीज के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इंजरी, हम लोग इंजरी पे जाने से पहले एक बेस देखते हैं। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी में सोरनेस होता है। सो जैसे कि आप बाइसेप कर्ल मार रहे हो तो आपका बाइसेप सोर होता है, बर्न होना स्टार्ट होता है, सोर होता है। सो ये एक टाइप का सोरनेस होता है। अभी सोरनेस जो है उसका नेक्स्ट स्टेज क्या है, अभी जैसे कि आपने एक्सरसाइज किया, आपको अगले दिन बॉडी में पेन होता है, वो होता है DOMS, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, DOMS, ठीक है, DOMS, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। तो पहली बात, अगर डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस डॉम्स अगर आपको बार बार आ रहा है, इसका मतलब आपके रूटीन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है या तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। ये दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम, मोस्टली स्ट्रेस फैक्टर होगा। अगर DOMS आपको बार बार या तो आप सो नहीं रहे हो प्रॉपर्ली, या तो आपका खाना नहीं होगा प्रॉपर, या तो कोई ना कोई बात का स्ट्रेस रहेगा, पूरा दिन मोबाइल में रहोगे, कुछ ना कुछ भी हो सकता है। सो कोई ना कोई चीज़ का आपको स्ट्रेस होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, इसलिए आपको बार बार DOMS आता है। नहीं तो एक बार आना कॉमन है। अगर एक बहुत गैप के बाद अगर आप वापस वर्कआउट करते हो तो एक बार आपको DOMS अपना डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस आएगा, वो बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन बार बार नहीं आना चाहिए। एक बार आता है इट्स वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेचुरल सा चीज़ है, ठीक है। तो ये होता है सोरनेस और उसके बाद DOMS, ठीक है। सोरनेस के बाद क्या होता है, अभी चलो सोरनेस तो ठीक है, आप सोर होते हो वर्कआउट के टाइम, उसके बाद आप रिकवर हो जाते हो, एक दिन आप अगले दिन के लिए रेडी हो जाते हो, नेक्स्ट वर्कआउट के लिए आप रेडी हो जाते हो। अभी अगर आप नेक्स्ट वर्कआउट के लिए रेडी नहीं हो, समझ लो, तो क्यों नहीं रेडी हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एक फैटिग बिल्टअप हुआ है, तो आप 100% रेडी नहीं हो, समझ लो। फैटिग बिल्टअप मतलब क्या, फैटिग बिल्टअप का सबसे कॉमन कॉज होता है हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग। उस पर हम जाएंगे, डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन नहीं, ठीक है। तो फैटिग बिल्टअप मतलब आपने आज एक्सरसाइज किया तो आप कल वापस एक्सरसाइज करो, लेकिन आप कल जब एक्सरसाइज करने वाले हो तब आप आज के वर्कआउट से कंप्लीटली रिकवर नहीं हो चुके, कुछ ना कुछ फैटिग रह गया है। तो जब आप कल जब एक्सरसाइज करोगे तो कुछ ना कुछ फैटिग एड अप होकर आएगा मोस्ट प्रोबेबली। सो ये जो बिल्टअप होता है ऑन टाइम बेसिस पे, आप बिना रिकवरी पे ध्यान दिए जो फैटिग बिल्टअप कर रहे हो, तो जब भी फैटिग बिल्टअप होता है ये ध्यान में रखना, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता ना मसल बढ़ता है अच्छे से। एक स्टार्टिंग, एक बिगिनर लेवल में हर कुछ अच्छे से बढ़ता है, बाद में ये सब चीज़ें बहुत स्लो डाउन होता है, बाद में आपको कुछ प्रोग्रेस दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो सोरनेस एंड फैटिग बिल्टअप का बेस है। चलो हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, अभी चलो वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, अभी वॉल्यूम में जब भी बोलूँ तो आर्म रेसलिंग स्पेसिफिक एक्सरसाइज से मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब वॉल्यूम इज द नंबर ऑफ सेट्स एंड रेप्स फॉर अ पर्टिकुलर सेशन। मतलब आज के दिन अगर आप समझ लो बैक प्रेशर के वर्कआउट्स ले रहे हो, तो बैक प्रेशर में आपने 10 सेट लिया, 10 सेट 8 रेप्स के लिए समझ लो, तो ये जो है ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो आपने इतना वॉल्यूम में, तो अगर मैं कम वॉल्यूम बोलूँ तो आपका सेट्स एंड रेप्स जो है वो कम होता है। कम वॉल्यूम अगर मैं बात करूं तो सेट्स एंड रेप्स जो वॉल्यूम है वो कम होता है। मतलब आप 5 सेट 8 रेप के करोगे, या फिर अगर 5 सेट 4 रेप के करते हो तो वॉल्यूम कम कर रहे हो आप, ठीक है। तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं एक ओवरऑल टर्म, एक क्वांटिटी है जो आप वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है। फिर बात आती है इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी इज हाउ हैवी और पावरफुल योर सेट वाज और इज। मतलब आप कितना हैवी लिफ्ट कर रहे हो वो उतना इंटेंस सेट है, मतलब उतना इंटेंसिटी लगता है वो सेट को कंप्लीट करने के लिए। या तो स्पीड होता है ना, अगर समझ लो आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में, अगर समझ लो 5 सेकंड में आपको 10 रेप मारना है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर आपको उतना रेप्स कंप्लीट करना है, तो आपका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। वो 10 रेप आप चाहे तो 50 सेकंड में कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 5 सेकंड में करना है तो आपका पावर आउटपुट बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत पावर लगाना पड़ेगा उससे उतना टाइम में कंप्लीट करने के लिए। तो इसे कहते हैं पावर या फिर हायर इंटेंसिटी। तो आर्म रेसलिंग के केस में इंटेंसिटी हेवियर वेट्स होगा। सो 90% ऑफ द केस में हेवियर वेट्स ही होता है, 10% के केस में स्पीड का ही ट्रेनिंग जो होता है वो होता है। तो ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मैं कहूंगा कि आपको आपका वॉल्यूम कम करना चाहिए, तो वॉल्यूम क्या होता है, आपका नंबर ऑफ सेट्स एंड रेप्स आपको कम करना। एंड इंटेंसिटी जब मैं कम करने बोलता हूँ, इसका मतलब क्या है, आप जो हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हो, समझ लो 90% ऑफ आपका 1 रेप मैक्स में आप लिफ्ट कर रहे हो। अगर आप समझ लो 10 किलो का बैक प्रेशर मार रहे हो, तो 90% ऑफ 10 kg क्या है, 9 kg। तो 9 kg पे आप समझ लो लिफ्ट करो, तो मैं बोलता हूँ इंटेंसिटी कम करो, तो आप कम करके 8.5 या 8 kg पे आपका बैक प्रेशर ट्रेन करो, ताकि आप इंटेंसिटी कम करो, ताकि वो पर्टिकुलर जगह को आप ट्रिगर ना दो, ठीक है। तो समझ लो ये बेस है, वॉल्यूम और इंटेंसिटी क्या है ये आप समझ के लो। आगे जाके बहुत सारे लोग बहुत वीडियोस देखोगे, आपको समझ में आएगा कि वॉल्यूम क्या है, इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। तो वापस आते हैं फैटिग बिल्टअप पे। फैटिग बिल्टअप का ना बेसिकली 2 स्टेज होता है, ये बहुत ही रिलेटेबल होने वाला है आप लोगों के साथ। समझ लो फर्स्ट एक स्टेज होता है ना, यहाँ पे आप लोग समझ लो आप बैक प्रेशर कर रहे हो, तो आपका ब्रैकियोरेडियलिस पे पेन है, ठीक है। आपको ब्रैकियोरेडियलिस है, समझ लो ब्रैकियोलिस पे पेन है जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप गर्म होते हो, वार्म अप कर लेते हो, वो पेन चले जाता है। एंड वो पेन सिर्फ स्टार्टिंग के 1-2 सेट के लिए रहता है, लेकिन जैसे बॉडी गर्म हो जाए, हैवी लिफ्टिंग भी करो तो वो पेन चले जाता है। तो ये एक तरीके का फैटिग बिल्टअप है। वो पर्टिकुलर केस में आप चाहे तो वॉल्यूम कम कर लो, मतलब बॉडी आपको कुछ ना कुछ ये बता रहा है। अगर समझ लो आपका बॉडी रिकवर नहीं हो रहा, नेक्स्ट सेशन जब हो रहा है तो आपका वो पेन ज़्यादा आपको फील हो रहा है, तो आपको 100% वॉल्यूम कम करना है।
इंटेंसिटी ना भी करे तो भी चलेगा, लेकिन वॉल्यूम कम करना है इस केस में। एंड सोच समझ के आप थोड़ा बहुत इंटेंसिटी कम करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वॉल्यूम तो 100% आपको कम करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट स्टेज आता है ना, आप भले वार्म अप कर लो, वो पेन जाता नहीं, लेकिन आप लिफ्ट कर सकते हो। मतलब अगर समझ लो आपको 10 kg मारना है तो आप 10 kg मार पाते हो, आप 1 rep मैक्सेस नहीं मार पाओगे, लेकिन आप वो 90% 80% ऑफ जो वेट है वो आप लिफ्ट कर लेते हो। तो इस केस में आपको वॉल्यूम तो ड्रॉप 100% करना है, इंटेंसिटी भी ड्रॉप करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड इसको एनालाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है, हमेशा ये बहुत ही रिलेटेबल होता है हर किसी से। समझ लो आज आपने एक सेशन किया, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पेन है, नेक्स्ट सेशन में अगर आपको पहले वाले सेशन से ज़्यादा पेन है तो इसका मतलब आपका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग में हमेशा वॉल्यूम कम करना स्टार्ट करो, हमेशा नंबर ऑफ सेट्स एंड रेप्स को कम करो। अगर फिर भी काम नहीं बन रहा, फिर इंटेंसिटी कम करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल है कि आप कैसे मैनेज करते हो। तो अगर आप नेक्स्ट सेशन में आपने देखा कि नेक्स्ट सेशन में पेन कम हो गया, मतलब आपका वॉल्यूम इंटेंसिटी बराबर है और कुछ मत बढ़ाओ। आप चाहे तो थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाओ, इंटेंसिटी भी बहुत ही स्लोली बढ़ाना। समझ लो 8 kg तो 8.5 जाओ, 10 मत जाओ, 2 किलो मत बढ़ाओ या 10.5 मत जाओ, ज़्यादा वेट मत बढ़ाओ, ठीक है। स्लोली इंटेंसिटी बढ़ाओ या फिर वही इंटेंसिटी पे थोड़ा टाइम तक चलते रहो। जैसे वो पेन जाएगा, सबसाइड होएगा, आपको बॉडी ऑटोमेटिकली बताएगा कि आप वेट बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो होप्स आपको समझ में आया कि फैटिग बिल्टअप क्या है, ठीक है। तो आप फैटिग बिल्टअप सिंपल है, अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हो तो फैटिग तो हो रहा है, बट आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया या फिर प्रॉपरली खाना नहीं खाया या फिर आपने एक क्लोज इंटरवल में वापस से सेम वर्कआउट कुछ ले लिया या फिर रिलेटेबल वर्कआउट कुछ ले लिया, तो उधर फैटिग बिल्टअप हुआ, रिकवर नहीं हुआ, जस्ट फैटिग बिल्टअप हो रहा है, आप रिकवर होने नहीं दिए। तो फैटिग बिल्टअप की वजह से जो पेन आता है वो एक तरीके का इंजरी का स्टार्ट होता है। तो यहीं पे इंजरी आता है। अगर आप फैटिग बिल्टअप पे ही चीज़ें मैनेज कर लेते हो, वॉल्यूम इंटेंसिटी, तो आपको कभी भी इंजरी नहीं आएगा। अभी ये मैं एक्सरसाइज की बात करूँ, आर्म रेसलिंग इसकी बात नहीं कर, मैं आर्म रेसलिंग मैचेस के बारे में बात नहीं कर रहा। मैच में तो आपको जान लगा देना, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। आपको आपका फुल जोर लगाना ही पड़ेगा, आपको जीतना है तो, सिंपल सी बात। लेकिन जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो स्मार्टली करना। तो ये आपको बॉडी जब बता रहे हैं, अगर आपने फैटिग बिल्टअप तक पे सही से मैनेज कर लिया, सोरनेस में सही से मैनेज कर लिया, तो आप कभी फैटिग बिल्टअप पे जाओगे ना। फैटिग बिल्टअप कभी आ जाते हैं, देखो हर किसी का हर दिन एक जैसा नहीं होता, फैटिग बिल्टअप कभी आ जाता है, तो उससे जब आप सोच समझ के सही से मैनेज करोगे तो इंजरी नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब हाँ, बिगिनर मिस्टेक्स बहुत सारे होते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि कौन सा इंटेंसिटी कैसे ट्रेन करना होता है, थोड़ा टाइम लगता है, यस ये छोटे मोटे होते हैं, लेकिन उनके केस में बड़ी इंजरीज होते भी नहीं, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। छोटा मोटा ट्रायल एंड एरर तो हर कोई करता है, एक्सपीरियंस लोग भी ट्रायल एंड एरर होता ही है, छोटा मोटा इंजरीज करते करते ही सीखते हैं। मतलब छोटे मोटे पेन आ जाता है, फिर हम समझते हैं, फिर हम लोग उसके हिसाब से प्लान करते हैं। तो उसके बाद फैटिग बिल्टअप अगर आपने सही से मैनेज नहीं किया, समझ लो मैंने बहुत बैक प्रेशर किया, फिर जाके मैं आर्म रेसलिंग का गेम भी खेलता गया, फिर आता है आपका इंजरी। अब इंजरी के केस में क्या होता है, अब अगर वो एक्सरसाइज करते हो तो आपको एक्सरसाइज करने नहीं होएगा। आप जैसे एक सेट करोगे, दूसरा सेट में आपका पेन बढ़ेगा, पेन ट्रिगर होता है, आप कर ही नहीं पाओगे, या तो फिर आप वो मूवमेंट ही नहीं कर पाओगे। तो इस केस में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आप इंजर्ड हो। अगर आप कर पा रहे हो तब तक आप इंजर्ड नहीं हो, आप तब तक आपका बॉडी से फैटिग एक्यूमुलेट कर चुका है, लेकिन आप रेस्ट देते हो और सही से वॉल्यूम और इंटेंसिटी मैनेज करते हो। तो पहले हमेशा वॉल्यूम ड्रॉप करके देखो, एंड उसके बाद फिर भी सही नहीं बात नहीं बन रहा तो थोड़ा सा इंटेंसिटी ड्रॉप करके देखो। मोस्टली वॉल्यूम ड्रॉप करेगा, आपका आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर वहाँ पे। तो इस केस में अभी समझ लो आपने नहीं किया, इन केस कुछ सिनारियो हो गया, आपको नींद नहीं मिला, कहीं बाहर गया, जो भी रहेगा, आप स्लीप नहीं हुआ, काफ़ी दिनों तक स्लीप नहीं हुआ, उसकी वजह से समझ लो आपको इंजरी आ गया। अभी इंजरी आ गया तो आप क्या करें। अब इंजरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रेस्ट एंड रिहैब। कोई कितना भी बोल ले, रेस्ट ही सबसे टॉप प्रायोरिटी है। एंड आप रिहैब कैसे करते हो, ये एक प्रायोरिटी। तो हम लोग जाने से पहले 4 हिस्से देखते हैं, ठीक है। 4 हिस्से क्या है, मसल होता है, टेंडन होता है, लिगामेंट होता है, बोन होता है, ठीक है। तो हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं। जो बोन है और लिगामेंट है, अब जो ड्यूरेशन है, अगर लिगामेंट या बोन में कोई इंजरी होता है तो ड्यूरेशन रिकवर होने का 1 मंथ से लेकर 6 मंथ होता है बोन का, ठीक है। एंड जो लिगामेंट का होता है वो 1 मंथ से लेकर लाइफ टाइम होता है। लिगामेंट में ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो लिगामेंट अगर आप फट जाता है तो नहीं जुड़ता वापस से, आपको सर्जरी ही करना पड़ता है, ठीक है। अगर लिगामेंट स्ट्रेच होता है तो आप रिहैब के साथ लिगामेंट स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो ग्रेजुअली, उसको टाइम लगता है रिकवर होने को, 1 महीने से लेकर काफ़ी टाइम तक जा सकता है लिगामेंट का रिकवरी के लिए, वापस से स्ट्रेंथन होने के लिए। सो हमें लिगामेंट और बोन्स को बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से संभालना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ भी अगर होता है लिगामेंट को या फिर टेंडन को, सॉरी बोन को, तो आपको डायरेक्टली डॉक्टर को ही कंसल्ट करना है। डॉक्टर को कंसल्ट करो, पता करो पहले इशू क्या है, टेयर है, ब्रेक है या जो भी है, एंड उसके हिसाब से जो भी है वो प्रोफेशनल ही करेगा, फिजियो या जो भी है। इस केस में आपको कुछ नहीं करना है। मैं पहले बोल देता हूँ, काफ़ी सारे फ्रॉड्स होते हैं, नेचुरोपैथी ये है वो है, लेकिन अगर लिगामेंट टेयर हुआ है, सही करना है, तो यही एक ऑप्शन है। अगर पार्शियल टेयर है, स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कौन सा ग्रेड है। अगर एक हाई ग्रेड टेयर है तो उसमें आपके पास सर्जरी ऑप्शन रहेगा, लो ग्रेड टेयर है तो स्ट्रेंथनिंग से काम बन जाता है, काफ़ी हद तक, काफ़ी केस में स्ट्रेंथनिंग से काम बन जाता है। सो ये चीज़ दिमाग में डाल के रखो गाइस, प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिगामेंट और बोन के केस में डायरेक्टली आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है, अपना खुद का कुछ नहीं करना। अभी टेंडन और मसल के केस में भी ये है जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, कुछ डॉक्टर करते हैं, ठीक है। अभी यूजुअली मसल टेयर हो गया या कुछ हो जाता है तो मसल का जो रिकवरी होता है, टेंडन का जो रिकवरी होता है, मसल का रिकवरी जो होता है, ड्यूरेशन जो होता है वो 1 दिन में भी रिकवर हो जाता है एंड 1 महीने तक भी जा सकता है। टेंडन का जो होता है वो 2 हफ्ता मिनिमम लगता है टेंडन को रिकवर होने के लिए, एंड वो 1 ईयर तक भी जा सकता है अगर कोई भी टेंडन में इंजरी इशूज आता है तो। अगेन क्योंकि लिमिटेड ब्लड सप्लाई होता है, लिगामेंट में तो बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, लेकिन टेंडन में लिमिटेड होता है, मसल में ज़्यादा ब्लड होता है, ठीक है। अभी कंप्लीट टेयर हुआ है, फॉर एग्जांपल टेंडन हो या मसल हो, अगर कंप्लीट टेयर हुआ है तो सर्जरी है दोनों के केस में। मसल के केस में भी अगर कंप्लीट मसल टेयर हो गया है तो सर्जरी है, अगर टेंडन में भी कंप्लीट टेयर हुआ या फिर हाई ग्रेड टेयर है तो सर्जरी ही ऑप्शन है,
लेकिन अगर आपको स्पोर्ट में भी वापस आना है और मसल अच्छा खासा मसल टेयर टेंडन टेयर हुआ है तो भी शायद आपको एक डॉक्टर का कंसल्टेशन लगने वाला है। अभी माइक्रो टेयर्स होता है, फॉर एग्जाम्पल छोटे मोटे टेयर्स, छोटे मोटे फाइबर्स टेयर हुआ, छोटे मोटे टेंडन के फाइबर टेयर हुआ, इस केस में कोई डॉक्टर भी आपको बोलेगा नहीं कि आपको, यूजुअली बोलेगा आपको फिजियोथेरेपी कराना है, रिहैब कराना है, देन यू आर बैक टू योर स्पोर्ट, स्ट्रेंथनिंग कराना है एंड यू आर बैक टू योर स्पोर्ट। अब यहाँ पे हमारा जो ध्यान है, अभी जो लोग शायद कभी फिजियोथेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर डॉक्टर के पास जा नहीं सकता या जाते नहीं है, आप कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हो ये मैं अच्छे से समझाता हूँ आप लोग। तो ये बाकी केस में हाथ उठा लो, जाओ, अगर आपको सही करना है तो डॉक्टर ही, अच्छा डॉक्टर ही आपको गाइड कर सकता है, ठीक है। अभी बाकी केस में हम लोग देखते हैं कैसे करना है। अभी पार्शियल टेयर डिपेंड्स ऑन द ग्रेड, पार्शियल टेयर है अगर तो डिपेंड्स ऑन द ग्रेड, कोई कौन सा ग्रेड पे आप कर रहे हो। अगर माइक्रो टेयर है, इन्फ्लेमेशन होता है, सॉफ्ट टेंडन हो रहा है, इन एनी केस रेस्ट एंड रिहैब इज द ओनली ऑप्शन, मतलब आप रेस्ट दो एंड रेस्ट पे हम लोग उस पर जाते हैं कैसा क्या करना है। सेम चीज मसल में भी जाता है, अगर माइक्रो टेयर है, इन्फ्लेमेशन है, सॉफ्ट टेंडन या फिर सॉफ्ट मसल है, इन दिस केस रेस्ट एंड रिहैब ऑप्शन है, ठीक है। तो मसल हो या टेंडन हो, ये एक्जैक्टली सेम है, जो प्रोसेस है एक्जैक्टली सेम है, बस टेंडन को ज़्यादा टाइम लगता है रिकवर होने के लिए, ठीक है। अभी माइनर इंजरी है तो कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ सिंपली जाना है, ये वॉल्यूम और इंटेंसिटी मैनेज करना, ठीक है। माइनर इंजरी है तो आपको वॉल्यूम और इंटेंसिटी मैनेज करना, कम से कम वॉल्यूम कर दो, कम से कम इंटेंसिटी कर दो एंड आपका ट्रेनिंग चालू रखो जहाँ पे भी आपको जरूरत। माइनर इंजरी का मतलब क्या है, आपने अगर वेट कम कर दिया, समझ लो आप 80% ऑफ या 1 रैप मैक्स पे ट्रेन कर रहे थे, आप 50% पे ट्रेन कर सकते हो अभी, लेकिन आप 80% पे नहीं कर सकते। तो अगर आप 50% पे ट्रेन कर सकते हो तो 50 या 40 पे जाके आप कंट्रोल रेप्स मारो, कंट्रोल में ट्रेन करते रहो, वॉल्यूम भी बहुत कम करना, 2 या 3 ही सेट लगाओ, उस एरिया को बस ब्लड फ्लो देते रहो एंड छोड़ देना। ये एक माइनर इंजरी है। लेकिन मेजर इंजरी क्या होता है, मेजर इंजरी, अब मैं जब भी ये इंजरी की बात करूँ उसमें कोई टेयर की बात नहीं करूँ, टेयर हो तो सीधा डॉक्टर। इसमें ये जो है माइक्रो टेयर, जैसे आपका छोटे मोटे फाइबर फट रहा है या फिर आपका मसल में स्वेलिंग है या फिर मसल में कोई भी तरीके का इन्फ्लेमेशन है, ये सब टाइप के जो भी इंजरीज है ना, इसको कैसे डील करते हैं ये हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो मेन तीन चीज़ जो है, रेस्ट, फूड और रिहैब, ठीक है। अगर अभी इंजरी सीरियस है, मतलब मेजर इंजरी, अभी आपका जो स्पोर्ट है आप वो खेल नहीं पा रहे हो वो इंजरी की वजह से, आपका उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले एक स्पेसिफिक रेस्ट पीरियड होता है। या तो आप कोई प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हो, या तो पहले 1 वीक का रेस्ट सीधा देके देखना। मतलब अगर आप ये एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये एक्सरसाइज अभी करना ही नहीं है, आपको एक्सरसाइज करना ही नहीं है, 1 वीक तक तो करना ही नहीं है। 1 वीक के बाद आपको कुछ छोटा मोटा वेट लिफ्ट करके देखना है, बेटर हुआ है कि नहीं, बेटर हुआ है तो आप वही हल्का वेट से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ है रेस्ट। ये रेस्ट का 2 हिस्सा है, अनइंटरप्टेड स्लीप फॉर 8 आवर्स, मतलब रात का जो नींद है, मैं रात के दोपहर की नींद की बात नहीं कर रहा हूँ, रात का जो नींद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उससे प्रॉपरली कंप्लीट करते हो अनइंटरप्टेड, मतलब बिना ये बीच में उठे, बिना मोबाइल में देखे, प्रॉपर 8 घंटे का आप रात का नींद देते हो, 8 या 10 घंटे का, बेस्ट आपका रिकवरी तुरंत बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाला है। उसके बाद रेस्ट फ्रॉम पेनफुल एक्सरसाइजेस, तो जो भी एक्सरसाइज में वो आपके इंजरी को ट्रिगर कर रहा है वो सारा एक्सरसाइज आपको बंद करना। क्लियर, एकदम क्लियर। सीधा नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, फूड। कंप्लीट प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स इंटेक, जो प्रोटीन इंटेक है और जो हेल्दी फैट है, जैसे कि ओमेगा 3 हो गया, ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 ये जो भी है, ये प्रोटीन, ये जो इंटेक है ये आपको कंप्लीट करना है आपके डाइट के थ्रू। उसके बाद अवॉइड फूड्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ हाई फैट्स एंड कार्ब्स, मतलब जो भी फास्ट फूड है सब आपको बंद करना, क्योंकि फास्ट फूड आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा तो आपके इंजरीज डिले होगा हीलिंग के लिए। तो फास्ट फूड्स बंद करना है। मैं फैट्स एंड कार्ब्स की अगर बात करूँ तो कोई भी हाई फैट और कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाला फूड आपको मिक्स नहीं करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉन वेज खाते हो तो नॉन वेज के अंदर आप फैट डालो चलेगा, लेकिन उसमें आप कोई कार्बोहाइड्रेट मिला के मत खाना। सेम है जब आप कोई वेज खा रहे हो तो वेजिटेरियन मील को प्योर रखो, उसमें कोई ऑयल या घी मत डालना, प्योर रखने को देखना, ताकि ये जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा, या फिर कम से कम ऑयल रखना एक वेजिटेरियन मील में, या फिर कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स रखना एक नॉन वेजिटेरियन मील में, इन शॉर्ट, ठीक है। अभी नेक्स्ट है रिहैब। रिहैब में आप क्या करोगे आफ्टर स्पेसिफिक रेस्ट पीरियड। अब ये स्पेसिफिक रेस्ट पीरियड में आप आइसिंग एंड हीट थेरेपी कर सकते हो। आइसिंग कब तक करना है, आइसिंग जो है आपको, ये जो है आइसिंग आपको तब तक ही करना है जब तक आपके बॉडी में कहीं स्वेलिंग है जो भी, उसके बाद भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि आपका बॉडी सुन पड़ रहा है, आपका वो पर्टिकुलर वो पार्ट से रिलेटेड कोई भी पेन हो वो सुन पड़ रहा है, आपको नंबनेस फील हो रहा है। सो ज़्यादा भी आइसिंग करना अच्छा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब तक स्वेलिंग है, स्वेलिंग को खत्म करने के लिए आप आइसिंग यूज़ करो। एंड उसके बाद एक बार स्वेलिंग पूरा गया तो हॉट एंड कोल्ड थेरेपी आप कर सकते हो। सो आपने थोड़ा टाइम आइसिंग किया तो थोड़ा टाइम आप एक गर्म पानी या एक गर्म थेरेपी हॉट बैग रख सकते हो, ताकि आप उस हीलिंग प्रोसेस को फास्टर कर सको। एंड मैं तो बोलूँगा एक लेटेस्ट स्टेज में आइसिंग को कंप्लीटली बंद करना एंड हीट थेरेपी करना, ताकि वो हीलिंग को कंटेनली फास्ट रखे, ठीक है। तो ये ऑन द प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें ऑन द प्रोसेस है। एक बार पेन कम हो जाता है, पेन जो है वो सबसाइड होना चालू होता है, फिर है लाइट वेट लो टू ग्रेजुअली हाई वॉल्यूम सेट्स विदाउट बिल्डिंग फैटिग और सोरनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुना, ये आप लोगों के लिए बहुत काम कर। समझ लो आपने एक्सरसाइज वापस करना स्टार्ट किया तो बहुत ही लाइट वेट से स्टार्ट करना है, लेकिन रेप्स आपको ज़्यादा रखना है, 40-50 रेप्स समझ लो आप रखते हो, बहुत ही लाइट वेट। अब ये 40-50 रेप्स भी आपको ऐसे वेट के साथ चूज करना है कि अगर 40-50 में आपको सोरनेस हो रहा है तो डायरेक्ट 40-50 में जब मत करो, पहले 20 रेप्स का आदत लगाओ एकदम हल्के वेट के साथ, फिर धीरे 30 पे जाओ, फिर 40 पे जाओ, फिर 50 पे जाओ। अब ये क्या होगा, इसमें आपका ये जो ऑन वर्कआउट टाइम आपका बॉडी में कोई तरीके का बर्निंग सेंसेशन नहीं फील होना चाहिए, आपको जितना हो सकता है कोई बर्न्स के बिना। आप चाहे तो 10 रेप से स्टार्ट करो, 10 रेप मारो, 2-3 सेट मारो, फिर 20 रेप के 2-3 सेट, 15, 20, 25, वैसे 40-50 रेप्स का आदत लगाना स्टार्ट करो। ये क्या करेगा, ये आपको ब्लड फ्लो देगा, एक ब्लड फ्लो देता है। एंड इसमें ध्यान रखना आपको सोर नहीं करना है, आपको ऐसा फेलियर तक ट्रेन नहीं करना है, जरा भी नहीं, आस पास भी नहीं ट्रेन करना है फेलियर के, ठीक है। एकदम लाइट वेट। और उसके बाद आपको ग्रेजुअली आपका बहुत ही स्लोली वेट बढ़ाना है, सोच समझ कर आपको पेन कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, सोरनेस जरा भी नहीं आना चाहिए। जब मैं बात करो ड्यूरिंग वर्कआउट सोरनेस की बात करो, डीओएमएस की बात नहीं करो, ऑन द वर्कआउट जो सोरनेस हो रहा है, फैटिग हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्रेश होना चाहिए, आपका हाथ फ्रेश फील होना चाहिए, ठीक है। उतना लाइट वेट लेना है आपको।
अभी एक बार जो पेन है वो और कम हो जाता है, स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत आप डेवलप कर लेते हो। अब इस केस में आपको स्टार्ट करना है आपके आइसोमेट्रिक होल्ड्स। आइसोमेट्रिक होल्ड्स मतलब एक ही पोजीशन पे आप वेट लेके होल्ड करके रखो। अभी समझ लो बैक प्रेशर आप ऐसा होल्ड करके, बैक प्रेशर नीचे वेट है, आप उसको होल्ड करके रख रहे हो 30 सेकंड 40 सेकंड होल्ड करके रख रहे हो। वेट भी वैसे चूज करना, स्टार्टिंग में ऐसा वेट चूज करना जो आप 1 मिनट कर सकते हो, फिर वो उसको आप 30 सेकंड्स कर रहे हो। फिर ग्रेजुअली समझ लो ऐसा वेट चूज करना जो 50 सेकंड कर सकते हो, फिर उसको 30 सेकंड करना। फिर वैसे वेट लेना जो आप 40 सेकंड कर सकते हो, फिर उसको 30 सेकंड करना, वहाँ पे रुक जाना। ठीक है, फेलियर तो अपने को जाना है, लेकिन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगना चाहिए। ये क्या करेगा, ये आपके टेंडन की रिकवरी के लिए, लिगामेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द टेंडन, ये पोर्शन को ये संभालता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक लाइन में जाना, पहला स्पेसिफिक रेस्ट होता है जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। ये स्पेसिफिक रेस्ट 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक भी हो सकता है। उसके बाद ही आपको ये सब चीज़ें स्टार्ट करना है ग्रेजुअली। पहले ये हाई वॉल्यूम सेट्स लेना है बिना फैटिग बिना सोरनेस के, उसके बाद आपको आइसोमेट्रिक होल्ड्स लेना है। इसमें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपका लेवल क्या है, एंड आपका पेन धीरे धीरे सबसाइड होना स्टार्ट होगा, स्ट्रेंथ आना स्टार्ट होगा, आपका टेंडन जो अच्छा खासा रिकवर होना स्टार्ट होगा, एंड देन आप बैक टू स्क्वायर वन हो गए जल्दी ही। एंड जब मैं जल्दी बोलूँ तो कंपेयर टू आप कुछ नहीं करोगे, उससे जल्दी की बात कर रहा हूँ। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप 1 हफ्ते में हो जाओगे, टाइम लगता है। इंजरीज अगर आप ट्रीट नहीं करोगे तो लिटरली 1 साल 2 साल तक भी इंजरीज रह जाते हैं अगर आप उसे सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो तो। सो इस तरीके से अगर आप प्रॉपरली जाओगे, बंद करने से अच्छा, बंद करोगे तो भी नहीं जाता, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ब्लड फ्लो देना पड़ेगा, तो ही वो रिकवर होता है। तो इस तरीके से जब आप प्रॉपरली जाओगे स्टेप बाय स्टेप, तो ही आप उसको सही तरीके से हैंडल करोगे। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये है रोड टू रिकवरी, ठीक है। रोड टू रिकवरी में आप और क्या क्या कर सकते हो। बेयर फुट वॉकिंग फॉर 10 to 20 मिनट्स ऑन सॉइल और ग्रास। बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स या कोई भी तरीके का ऑक्सीडेंट इन्फ्लेमेशन जो है, ये चीज़ खत्म कर सकता है। ये बहुत लोगों को लगता रहेगा कि ऐसा कुछ होता है, भाई ये बहुत होता है। आप जाके देखना ईस्ट वर्सेस वेस्ट का, लेवन वर्सेस डेवन के पहले डेवन लैरेट खुद भी कर रहा था ये चीज़। ग्रास में अच्छे लोगों को पता है ये चीज़, एंड ये इतना अपने इसमें ये सब चीज़ें सप्लीमेंट्स पे रहता है, लेकिन ये जो है सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। इसका जो थियरी मैं कभी आप लोगों को बाद में अगली वीडियो में समझाऊंगा। दूसरा है गेटिंग द नाइट स्लीप राइट। रात का जो नींद है वो आपको हर दिन सही करना है जितना हो सकता है। एंड ये तो बताने की जरूरत नहीं, अवॉइड एनी काइंड ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल। कोई भी तरीके का स्मोकिंग और अल्कोहल बंद करना है। होप सो आपको क्लियर समझ में आया होगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है। अभी पहले सोरनेस होता है, फिर फैटिग बिल्डअप होता है, फिर आता है इंजरी। अब इंजरी में भी मसल, टेंडन, लिगामेंट और बोन में क्या आपको प्रोफेशनल की एडवाइस लेना है। मसल और टेंडन में भी आप 100% ले सकते हो तो प्रोफेशनल की एडवाइस ले लो। नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है काफी हद तक आप मैनेज कर सकते हो, तो यही स्टेप्स है। कोई प्रोफेशनल होगा वो भी आपको यही स्टेप बताएगा कि आपको ग्रेजुअली पहले तो आपको स्पेसिफिक रेस्ट देना है। स्पेसिफिक रेस्ट के बाद जब आपको लग रहा है कि जब आप ट्राई करोगे, पहले हल्का वेट लिफ्ट करके देखोगे पेन कम हुआ है क्या, कम हुआ है तो वही हल्के वेट के साथ थोड़े बहुत रेप्स दो, ब्लड फ्लो आने दो। कैसे, पहले 10 से स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा 50-50 नहीं। तो आपको ऑन ड्यूरिंग वर्कआउट का सोरनेस बिल्डअप नहीं करना, ठीक है। वहाँ से आप ग्रेजुअली कुछ टाइम में एक स्ट्रेंथ डेवलप होगा, पेन कम होगा, देन आप आइसोमेट्रिक होल्ड्स पे जाते हो। सो आइसोमेट्रिक होल्ड में सीधा भी नहीं जाना, पहले लाइट वेट जाना, फिर एक बार उसका आदत बढ़ता है तो थोड़ा सा वेट बढ़ाना, वैसे ग्रेजुअली वेट बढ़ाते आपका एक डिसेंट हेवी वेट पे आप आ सकते हो। एंड आइसोमेट्रिक होल्ड्स पे रहना, ऐसे ही होल्ड लेना जो 30 सेकंड एंड अबव आप कर सकते हो, लेकिन 30 सेकंड तक ही होल्ड करो और छोड़ दो। सेट्स कितना करना, ये जो भी है पर डे या पर वीक में बता देता हूँ। पर वीक अगर समझ लो जो आप लाइट वॉल्यूम जो भी कर रहे हो, आपको ज़्यादा कुछ सेट्स नहीं करना है, 6 सेट करना है पूरे हफ्ते में, 6 से 8 सेट पूरे हफ्ते में। सेम जो आइसोमेट्रिक होल्ड होता है वो आपको 9 सेट मैक्सिमम करना है पूरे हफ्ते में, ठीक है। जब इंटेंसिटी बढ़ेगा, जैसे वेट बढ़ेगा, आपको हफ्ते में सिर्फ 3 सेट करना है, समझ लो। सेम ये इसमें तो आपको इंटेंसिटी हेवी जाना ही नहीं है। जो मैं रेप्स की बात कर रहा हूँ, जो रेप्स है उसमें आपको इंटेंसिटी ज़्यादा जाना ही नहीं है, ठीक है। वो आपको इंटेंसिटी के लिए कर ही नहीं रहे हो, वो सिर्फ आप ब्लड फ्लो के लिए कर रहे हो, ना वॉल्यूम के लिए, हैवी वॉल्यूम्स के लिए भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ ब्लड फ्लो के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक होल्ड जो है बहुत ग्रेजुअली जाना है, बहुत स्लोली जाना है। कहीं पे भी आपको पेन ट्रिगर होते हुए दिख रहा है कि पेन ट्रिगर हो रहा है, तो मतलब वेट आपने गलत सेलेक्ट किया, वापस से ड्रॉप करो और सबर से जाओ, सबर से वापस से ऊपर जाते रहो, टाइम लो, बॉडी को आदत लगने दो, ठीक है। इस तरीके से जब आप जाओगे तो 100% आपका जो है सब सॉर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया अपना टॉपिक एंड, आर्म रेसलिंग एंड इंजरीज जो है। होप्स आपको वॉल्यूम इंटेंसिटी क्या है समझ में आया, एक सोरनेस क्या है, फैटिग बिल्डअप क्या है, इंजरी कौन से स्टेज पे आता है समझ में आया। आगे हम आगे के वीडियोस में मैं रैंडमली वीडियोस बनाऊंगा, तो कभी कभी इंजरीज पे जब भी आएगा, ये वीडियो जो बेस है वो आपको हर चीज़ में हेल्प करेगा कि आप कैसे उस चीज़ को समझो और बेटर तरीके से समझो, ठीक है। तो ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स हो, हर किसी को दिखाओ, शेयर करो, ताकि वो लोग को जो चीज़ है, जो डिटेलिंग है वो अच्छे से समझ में आए, जो बेस है अच्छे से समझ में। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग ग्रो हो अच्छे तरीके से। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, सी यू सून।